मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक मध्य स्वर्णिम का डिजिटल प्लेटफॉर्म महेश न्यूज। आज हम बात करेंगे एफआईआर को लेकर ज्ञानेश कुमार की जवाब, उसके बाद विपक्षी दलों में एक जो बात अभी निकल कर आ रही है कि शायद ज्ञानेश कुमार पर भी महाभियोग के प्रस्ताव की तैयारी विपक्षी दल कर रहे। ऐसे सुगबुगाहट आ रही है कि शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातों से या उनके जवाबों से, जो भी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातें कही थी और बहुत सारी चीजें विपक्ष को नागवार गुजरी, उसको लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। अब दो तीन मोटी मोटी बातें समझिए। तो दरअसल ज्ञानेश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत से विपक्षी दल जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो मुतमईन क्यों नहीं हो पा रहे हैं। पहली बात, ज्ञानेश कुमार ने महिलाओं के निजता का प्रश्न खड़ा कर वीडियोग्राफी देने से तो मना करने की बात है। उनका कहना है कि यदि इस तरीके से हम वीडियोग्राफी देंगे तो महिलाओं के निजता का हनन हो। आपको याद दिला दूं कि अब चूंकि अब तो एआई का जमाना है, लेकिन एक जमाने में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाकायदा भारत का निर्वाचन आयोग और प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय विज्ञापन जारी करते थे जिसमें महिलाएं वोट देते हुए दिखाई देती थी, उनकी तस्वीरें जारी की जाती। तब वो क्या गलत था यदि निष्ठा की बात है। और दूसरा विषय ये कि मुझे या बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं लगता कि यदि आप वीडियो शूट करा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, तो उसमें वो इसीलिए तो होती है कि यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी है तो उसको आप निकाल पाएं और फिर वीडियोग्राफी के माध्यम से पहचान कर पाएं। ये बात विपक्षी दलों के गले नहीं उतर रही। दूसरा, एक बड़ी शिद्दत से ज्ञानेश जी ने कहा कि हम वोटर लिस्ट को, मतदाता सूची को चुनाव के पहले शुद्ध करना चाहते हैं। अब मुझे और किसी भी लोगों को ये तो समझ में नहीं आया कि शुद्ध करने की बात आई तो हरियाणा के चुनाव में कोई एसआईआर हरियाणा चुनाव के पहले हुआ था क्या? महाराष्ट्र में चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव के समय कोई स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी जो सघन पुनरीक्षण अभियान जिसको कह रहे हैं वो हुआ था क्या? देश की राजधानी दिल्ली, वहां पर इस प्रकार की कोई एसआईआर हुआ था क्या? थोड़ी और दूर चलें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, तब हुआ था क्या? हाँ, अलहदा उस समय ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं थे, लेकिन क्या तब के चुनाव आयुक्त ने गलती कर दी? तो यदि गलती करी तो क्या ये जो निर्वाचित सरकारें हैं जो बिना मतदाता सूची के शुद्धिकरण के बल पर बनी, तो क्या ये सरकारें असंवैधानिक हैं? इस पर भी बड़ा गोलमोल सा जवाब आया। एक और जवाब जिसको लेकर थोड़ी सी प्रतिक्रिया विपक्षी दलों की भी है और हर आम नागरिक की है। राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कर्नाटका के बेंगलोर सेंट्रल के महादेवपुरा एक विधानसभा के पूरी डिटेलिंग दी और उसमें बताया था कि लगभग 1 लाख से कुछ ऊपर 1,25,000 वोटों के आसपास हेरफेर की गई 6 लाख के वोटरों में। अभी 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी लगभग 6 लोकसभाओं का जिक्र किया, जिसमें मैनपुरी है, जिसमें वायनाड है, रायबरेली, अमेठी
ऐसे कुल 6 लोकसभा क्षेत्रों का जिक्र किया और वहां तो उन्होंने बताया कि यहां भी लगातार वोटर में मतदाता की गड़बड़ियां हुई और जिसकी वजह से किसी एक दल विशेष को लाभ मिला। तो जब ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तो वो माफी क्या दोनों को मांगनी है? क्या अनुराग ठाकुर को भी माफी मांगनी है और या हलफनामा देना, या राहुल गांधी को माफी मांगनी है हलफनामा देना? हालांकि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने कहीं राहुल गांधी का नाम लिया नहीं, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे राहुल गांधी करके पूछा तो उन्होंने उसको डिनाई भी नहीं किया। मतलब ये था कि जो भी कुछ कहा सुना जा रहा था वो राहुल गांधी के लिए ही था और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और जो बड़ा विषय था ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लच्छेदार भाषा बहुत अच्छी उनकी और शब्दों का चयन बहुत शानदार था, हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। मगर जब पत्रकारों ने उनसे ये भी पूछा कि एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों, इतनी हड़बड़ी क्यों, तो उन्होंने टेक्निकल चीज बताई। या तो 1 जुलाई से हो सकता है, 1 अक्टूबर से हो सकता है, ऐसे 3 उन्होंने तारीखें बताई। अब फर्ज कीजिए कि ये प्रक्रिया अभी से नहीं हो रही। मेरे एक मित्र, मैं नाम नहीं कोट करूंगा उनको, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी एक पूरी विधानसभा क्षेत्र के सुपरविजन में थे। तब उन्होंने मुझे बताया था कि बहुत ज्यादा मात्रा में नए वोटर ऐड ऑन किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, और वो संख्या करीब भोपाल की ही है। वो संख्या करीब उस समय 17,000 के आसपास। तो इस वजह से संदेह करने का कारण तो होता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 2 संवैधानिक संस्थाएं, लोकसभा में नेता विपक्ष भी एक संवैधानिक संस्था है, बहुत सारे समितियों में वो पदेन सदस्य होते हैं और निश्चित तौर पर तो चुनाव आयुक्त हैं या चुनाव आयोग है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और संवैधानिक संस्था है। इस देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम, लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनाए रखने का काम, उसमें विश्वास बनाए रखने का काम चुनाव आयोग का होता है। तो अब जब ऐसी स्थितियां बन रही हैं और ये कभी कहीं सुगबुगाहट हो रही, शायद इस पे विपक्षी दल आगे बढ़ें, तो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ। भले ही संख्या बल कम और प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन ये आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के संविधान के लिए। जैसा तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव राज्यसभा में आया था, तो कहा जा रहा था कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर चोट हो रही है, और वो 75 साल बाद आया। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो यकीन मानिए कि लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। और अब जो भी विषय उठ रहे हैं, जिन भी विषयों में तत्व सुलह की गुंजाइश बन रही है, उसको बैठकर आपस में सुलह कर लेना चाहिए। और एक बात और जो मुझे लगता है करना चाहिए कि चुनाव आयोग जो है वो अंपायर की भूमिका में है। जब से देश आजाद हुआ, जब से देश में लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव होते हैं, और इस अंपायर की भूमिका को जब टीएन शेषन साहब थे तो उन्होंने बेहतर तरीके से लोगों को समझाया। उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव आयुक्त आए, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से रिफॉर्म की, परफॉर्म की और ट्रांसफॉर्म की बातें करी, हुई भी, लोकतंत्र समृद्ध भी हुआ और आगे बढ़ा। लेकिन जब
आयोग या आयोग के कुछ लोग अंपायर की जगह एक किसी टीम में खड़े दिखाई देते हैं, ऐसे आरोप हैं। मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि ऐसे आरोप हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि खड़े दिखाई देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनकी साख पर, देश की साख के साथ असर पड़ता है। ये बहस अभी लंबी चलेगी। बिहार चुनाव का परिणाम चाहे जो कोई जीते कोई हारे, लेकिन जो कीचड़ उछली है उसके धब्बे, उसके दाग तो बहुत जगह तक फैल रहे हैं। और इस दाग को धोने के लिए जो वॉशिंग पाउडर है वो चुनाव आयोग ही है। देखना बहुत जरूरी होगा कि इन दागों को धोने के लिए, या चुनाव आयोग से दाग मानता भी है कि नहीं। पहली बात तो ये तय होगी वाकई में जो आरोप लग रहे हैं वो उसको चुनाव आयोग दाग मानता है या नहीं। और यदि मानता है तो इसको धोने के लिए किस वॉशिंग पाउडर को इस्तेमाल करेगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो आज के विमर्श में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। और हाँ, जरूर आप अपने कमेंट हमें भेजते जाइए कि हम जिन विषयों पर विमर्श कर रहे हैं उससे आप कितने मुतमईन हैं, या और किन विषयों पर आप अपेक्षा करते हैं। आने वाले समय में हम मोनोलॉग को छोड़कर डायलॉग करेंगे, कम से कम एक दो वरिष्ठ लोगों के साथ इन चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मधु स्वर्णिम, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyaswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर, सबकी खबर।